प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल, जो खेती बाड़ी है, कृषि है और हमारे पशु हैं। अगर हम उस यात्रा की बात करें, जब से हमने खेती बाड़ी शुरू की थी अमित, तो तब से पशु भी इस यात्रा में लगातार हमारे साथ रहे। बिल्कुल, हमेशा से होता था कि जो भी कृषक परिवार हैं, गांव हैं, वहां पर खेती बाड़ी के साथ साथ सबके घरों में 2-4 पशु जरूर होंगे। पशुओं की जो वो गोबर धन है जो उनका है, उससे हमें खेतों के लिए खाद मिल गई। खेतों में जो चारा उगा वो पशुओं को मिल गया। एक दूसरे पे निर्भर रहते हुए, एक दूसरे का हित साधते हुए हम लगातार आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। और अब तो पशुपालन अपने आप में एक स्वतंत्र व्यवसाय भी है और जिसमें अपार संभावनाएं हैं हमारे युवाओं के लिए, चाहे वो शिक्षित हैं, अल्प शिक्षित हैं या बेरोजगार हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। हम सब जानते हैं अगर हम थोड़े से प्रशिक्षण के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हर तरह की सहायता उपलब्ध है, चाहे वो ऋण के रूप में हो या तकनीकी सहायता हमें सरकार से लेनी हो, प्रशिक्षण लेना हो, हमें सब मिलेगा। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा, क्योंकि आज का जो समय है, इस आधुनिक युग में यदि हम प्रशिक्षित होकर किसी कार्य को करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। सही बात है। देखिए ना, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में हम सबसे आगे हैं जी। और इसमें जो हमारे पशुपालक हैं उनका योगदान है, हमारे पशु हैं उनकी मेहनत को भी हम कहेंगे कि उनकी वजह से हम आगे आए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद में जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं, जो निरंतर अनुसंधान करते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य के हित में, पशुओं के खान पान के लिए, उनके आवास के लिए, उनकी बीमारियों के संबंध में निरंतर अनुसंधान करते हैं और उनके जीवन को, पशुओं के जीवन को और पशुपालकों के जीवन को, दोनों को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। यानी उनका भी बड़ा योगदान है। बिल्कुल, आपने नीलम सही कहा। और हमारा जो कार्यक्रम है किसान की बात, ये जो किसान हैं, पशुपालक भाई हैं, जो भारत में हम मिश्रित खेती करते हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी एक ऐसा स्थान रखते हैं कि उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पशु वैज्ञानिक है तभी तो हम पशुओं के साथ इस मुकाम पर पहुंचे कि आज हम सबसे पहले नंबर पर हैं जी। लेकिन जब हम पहले नंबर पर पहुंच जाते हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें उस पहले नंबर पर तो टिके रहना ही है, साथ ही जो हमारे देशवासी हैं उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना है। साथ साथ निर्यात के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है। जो भी पशुधन है हमारा, चाहे वो दूध है, दही है या उससे बने उत्पाद हैं, उसमें भी। और इसके लिए तभी ये सारा कुछ कैसे संभव होगा अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे जी। और जो हमारे नवजात पशु हैं उनके आने के तो बिल्कुल आगमन, ऐसा लगता है ना घर में छोटे बच्चे आ गए हैं, उतनी खुशी होती है, उतनी ही तैयारी हो रही होती है घर में। और वैसे ही हमें इसके लिए भी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी मदद लेनी है और हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे नवजात पशु हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें।
जी हाँ नीलम, और उनके जो नवजात पशुओं के जो शिशु हम कहेंगे, कटरा कटरी हैं, बछड़ा बछड़ी हैं, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दुग्ध उत्पादन बना रहे और भारत में ऐसे ही दूध की नदियां बहती रहें। हम प्रत्येक क्षण कहेंगे कि वैश्विक स्तर पे हम अग्रसर हों। तो यदि हमारे पशु बीमार हैं या किसी जो नवजात पशुओं में बीमारी है उसको लेकर के चिंतित हैं, तो श्रोताओं उसी के लिए हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं एक ऐसी बातचीत, ऐसी वार्ता आप तक पहुंचाएंगे कि निश्चित रूप से आपको घर बैठे उन समस्याओं का समाधान मिलेगा यदि हम इनसे जूझ रहे हैं। हमारा विषय है आज का कार्यक्रम में नवजात पशुओं में अंतः परजीवी नियंत्रण। बिल्कुल सही बात है कि दो तरह के जो परजीवी है जो करते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। तो आज हम बात कर रहे हैं जो अंदर से उनको प्रभावित करते हैं, उनके स्वास्थ्य को, और उसमें हम कैसे बच सकते हैं, क्या लक्षण है, क्या बचाव के तरीके हैं, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए डॉक्टर सुरेश डबास हैं। आप पशु वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय गौ अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सुरेश डबास को। हमारे किसान मित्र खेतीबाड़ी तो करते ही हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालक भाई अपने पशुओं का जो संरक्षण है वो करना चाहिए ताकि हमारे जो पशु हैं उनका संवर्धन हो, हमारे जो पशुधन है वो बढ़े। ऐसे में खासकर नवजात पशु हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे नवजात पशु ही नहीं रहेंगे तो हमारा जो पशु संवर्धन है वो कैसे बढ़ेगा। पशुपालक भाई अपने जो नवजात पशु हैं उनकी देखभाल कैसे करें, कैसे बीमारियों से बचाएं, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कुमार डबास। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का डॉक्टर साहब हमारा जो विषय है नवजात हमारे जो पशु हैं उनमें जो अंतः परजीवी नियंत्रण कैसे करना, तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अंतः परजीवी आखिर होते क्या है। जी, परजीवी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और जीवी। पर मीन्स दूसरे के ऊपर आश्रित और जीव अथवा जीव। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर आश्रित हैं, उनसे अपना भरण पोषण लेते हैं और उन्हीं की खुराक में से अपना हिस्सा लेके अपना वृद्धि करते हैं। और इससे जो मुख्य जीव है, जैसे हमारे नवजात पशुओं की हम बात करें अगर, तो उनकी खुराक को वो खाते हैं तो उनका एक तरह से वृद्धि में ह्रास होता है और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी वो जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, विशेष तौर पर चिचड़ी, कलीली या लाइस टिक्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे हैं अंतः परजीवी जिसके बारे में हम मुख्य रूप से आज चर्चा करेंगे। ये जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले परजीवी उनको हम अंतः परजीवी, एक सामान्य भाषा में हम जैसे पेट के कीड़े भी उनको या कृमि भी कहते हैं। जो अंतः परजीवी पेट के कीड़े की बात आप कर रहे हैं कि पेट में वो पैदा हो जाते हैं, लेकिन कैसे पैदा हो जाते हैं जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, क्या कारण है? जब कोई भी गाय अथवा भैंस बच्चा देती है, प्रसव होता है, तो उस समय पर 4 से 5 दिन तक बच्चा जो माँ का पहला दूध पीता है, कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पशुओं में, जिस पशु में कृमि विशेष तौर पर जो गोल कृमि होते हैं जिनको हम नेमेटोड बोलते हैं या राउंड वॉर्म भी हम बोलते हैं, अगर माँ के अंदर इस तरह का प्रकोप है या इस तरह के कृमि उपस्थित हैं, तो उसके अंडे और उसके लार्वा सामान्यतः 4 से 5 दिन उसके दूध में पहले आते हैं कोलेस्ट्रम के साथ, और जब बच्चा इस दूध को पीता है तो उसके माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुख्य रूप से गोल कृमि जिसकी हम बात कर रहे हैं। कई बार हमने देखा होगा कि जो नवजात बच्चा, बछड़ा या कटड़ा कटड़ी हैं, उनमें जो 25 से 30 दिन का या 1 महीने का जो वो होता है, तो उनमें कई बार लंबे धागे आकार के नुमा सफेद रंग के कीड़े कई बार दिखाई देते हैं उनके मल में। तो ये मुख्य तौर पर जो राउंड वार्म जिसको हम कहते हैं और नेमेटोड जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं और ये लार्वे के माध्यम से शरीर में प्रवेश पाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो परजीवी कैसे पैदा होते हैं, अब हमारे जो पशुपालक भाई कैसे पहचान करें, क्या वो लक्षण है कि उनको पता चल जाए कि हमारे जो नवजात पशु हैं इनके पेट में कीड़े हो गए हैं, और किस तरह से वो उनकी रोकथाम करें? जी, जैसे मैंने बताया कि 5 से 6 दिन जब वो कोलेस्ट्रम के माध्यम से कृमियों के लार्वा जब शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो वहाँ इनके जठर में या आमाशय जिसको हम बोलते हैं पेट में और आंतों में
वो अपना वहाँ जाके स्थायीकरण होता है और वहाँ वो एडल्ट के रूप में हो जाते हैं और वहाँ मल्टीप्लिकेशन उनका एक तरह से अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है फिर वो वयस्क हो जाते हैं कृमि, तो वो अंडे देना शुरू करते हैं और इसी के कारण उसका जो खुराक होता है, जो बच्चा जो दूध पीता है शुरुआत में, उस दूध का अंश भी वो बांटते हैं, दूध का अंश भी लेते हैं। उसके साथ साथ जो कुछ और खुराक जो बच्चा ले रहा है उस खुराक को भी वो उसमें अपनी हिस्सेदारी करते हैं, जिसके कारण सबसे पहले क्या होगा कि बच्चे की जो वृद्धि दर है उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अगर उसका रोज आना का 400 से 500 ग्राम का वजन वृद्धि होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसका विकास दर में कमी आएगी और अगर ज़्यादा मात्रा में ये जब अंडे देंगे कृमि और अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे तो उससे उसकी खुराक ज़्यादा खींचेंगे तो वो बच्चा स्वतः कमज़ोर होने लगेगा। और जब वो 30 से 35 दिन का होता है तो आपने देखा होगा कि उसका पेट जटोल लटक जाता है। पोर्ट बेली जिसको हम कहते हैं कि पेट भारी हो जाता है वजन के कारण, और उसके साथ साथ उसकी जो त्वचा है उसके बाल जो है रूखे हो जाते हैं, त्वचा एकदम सूखी सूखी हो जाती है, आँख से पानी गिरता है और कई बार उसको दस्त लगते हैं, कभी बीच बीच में कब्ज हो जाती है, फिर दस्त लगते हैं। तो इस तरह के लक्षण मुख्य रूप से जो है नवजात बच्चा जो है दिखाता है और इसके कारण इसकी वृद्धि दर एकदम से कम होती चली जाती है और आंख अंदर की तरफ धंसनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो खून भी चूसते हैं, इस तरह के कृमि भी होते हैं। जैसे हिमोंकस नाम का एक कृमि है, वो खून चूसता है तो उससे एनीमिया भी हो जाता है। जो आंख की श्लेष्मा है वो सामान्य तौर पर पिंक और गुलाबी होनी चाहिए, वो भी एकदम पीली पड़ जाती है और खून की कमी भी उसमें हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा कई बार खड़ा होने में भी दिक्कत करता है या बहुत सुस्त हो जाता है। तो ये एक सामान्य लक्षण इस तरह के बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो लक्षणों की बात रही और ऐसे लक्षण हमारे जो नवजात पशु हैं, हमारे भाई हैं, उनको अगर देखने को मिलते हैं तो किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं, इलाज कैसे कर सकते हैं इसका? इसका इलाज से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कृमि किस प्रकार का है या कौन सा कृमि है। उसके भी कई तरह के आजकल उसके जिसको हम कहते हैं, अगर हम पता लगाना चाहें तो उसका सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा लेबोरेटरी टेस्ट भी आजकल किए जाते हैं। लेकिन किसान भाई अपने तौर पर भी इस तरह से कम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि इसका वृद्धि ठीक से नहीं हो पा रही या बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है, आंखें अंदर को धंसने लग रही हैं। तो इस आधार पर भी वो ये जान सकता है और बार बार उसको दस्त लगते हैं। नियोएस्कैरिस विटिलोरम ये एक ऐसा कृमि है, खासकर राउंड वॉर्म जिसको हम नेमेटोड कहते हैं। इस कृमि जो धागे आकार का सफ़ेद रंग का, कई बार मल के साथ भी जब दस्त लगते हैं बच्चे में तो इस तरह का निकलता है। इसके अलावा कई बार ये गोल कृमि, कई बार फीता कृमि और यकृत कृमि, 3 तरह के जो कृमि हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। पर मुख्य तौर पर 2 से 3 महीने की अवस्था तक ये गोल कृमि ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और गोल कृमि जब पाए जाते हैं तो उनमें यही होता है कि उनका जो साइकिल है वो डायरेक्ट माँ से बच्चे में, और बच्चा जब उसमें अंदर जो वो एडल्ट हो जाते हैं कृमि तो वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी करके, और कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आंत को बिल्कुल भर देते हैं और उससे उसको चौक हो जाता है, अफारा जैसा होता है और बच्चा लेट जाता है, गर्दन ऊपर की तरफ कर लेता है। तो इस तरह के लक्षण भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले अगर हम उसका मल या फीकल सैंपल जिसको हम बोलते हैं कि मल की अगर हम जांच करें तो उसमें बहुत सारे अंडे, या कई बार आंख से देखने पे भी कई बार एक आध बार बड़ा लंबा की जो कृमि इसके मल के साथ दिखाई दे जाता है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि इसमें कीड़े हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि ये कृमिनाशन दवाई जो हैं आजकल बहुत बाजार में भी उपलब्ध हैं। तो सबसे पहला काम पशुपालक भाई को ये करना चाहिए कि जब जैसे ही उसका बच्चा, नवजात बछड़ा या बछड़ी 10 से 15 दिन का जब हो जाता है तो पहले ही एक कृमिनाशक दवा जो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध भी है, पाइपराजिन, वो 10 से 15 ml, तो 10 से 15 दिन के बीच पहली बार उसका कृमिनाशन करना आवश्यक है। जो पाइपराजिन केवल 10 से 15 ml से ज़्यादा आप ना दें, और हो सके तो पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आसपास अगर पशु चिकित्सालय है तो उससे वहाँ उपलब्ध भी है, उससे ला सकते हैं और उनसे सलाह लेके उसी आधार पर, बॉडी वेट के आधार पर उसको
वजन के आधार पर 10 से 15 ml आप उसको पहली बार में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ना दें। उसके बाद उसके 15 दिन बाद दोबारा एक बार फिर पाइपराजिन को ही दें जी। जिससे क्या होता है कि कई बार जब मैंने बताया कि शुरुआत में कोलोस्ट्रम पहले 5-6 दिन जो उसमें लार्वा आते हैं वो 10 से 15 दिन में मैच्योर होके वयस्क कृमि बन जाते हैं और वो अंडा देना शुरू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अंडा देना शुरू करें इससे पहले ही एक बार उनका कृमिनाशन हम कर दें। इसीलिए 15 दिन के अंदर उसको एक बार 10 से 15 दिन के बीच में उसको कृमिनाशन करना आवश्यक है। उसके बाद फिर 15 दिन बाद बाई चांस अगर कोई लार्वा बाद में वयस्क हुआ तो वो अंडा देने लगे, वो स्थिति ना आए, इसीलिए हम उसको दोबारा 15 दिन बाद एक बार फिर पाइपराजिन नामक दवा से ही उसका कृमिनाशन करते हैं और वो करना आवश्यक है। उसके बाद हमें हर महीने आल्बेंडाजोल नाम की दवा, वो भी कृमिनाशक है, वो गोल कृमि पे भी काम करती है और कुछ हद तक दूसरे कृमियों पे भी काम कर सकती है, वो देंगे। वो लगभग आप 15 से 30 ml के बीच में पशु के वजन के अनुसार आप दे सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना नहीं होती है। और उसके जब 2 महीने का हो गया और तीसरे महीने पे उसको फैनबेंडाजोल एक ऐसी बहुआयामी कृमिनाशक है जिसमें मुख्यतः राउंड वार्म या जिसको हम नेमेटोड बोलते हैं, उसके बाद सिस्टोड या ट्रेमेटोड जिसको हम फीता कृमि या यकृत कृमि बोलते हैं, उन पे भी असर करती है कुछ हद तक। और 2 से 3 महीने तक अगर आपने 4 बार कृमिनाशन की दवा अगर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और फिर 3 महीने पर अगर आपने दे दी तो हमारा ये मानना है कि पशु का विशेष तौर पर नवजात पशु का कृमिनाशन हो गया है और वो अपनी वृद्धि सुचारू रूप से करेगा और अच्छी तरह से अपना भार ग्रहण करेगा। तो ये तो बात रही नवजात पशुओं में अंतः परजीवी नियंत्रण की। और डॉक्टर साहब आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, इन दिनों एक बीमारी का प्रकोप बना हुआ जिसका नाम है लंपी बीमारी। ये जो बीमारी है कैसे फैलती है और खासकर किन पशुओं को ये अपना निशाना बनाती है? लंपी स्किन डिसीज या इसको हम सामान्य भाषा में LSD भी कहते हैं और ये एक संक्रामक बीमारी बहुत तेजी से आजकल बढ़ती जा रही है और न केवल एक प्रदेश में बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लगभग उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आजकल इसका बड़ा भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये त्वचा रोग है एक तरह से, और जिस तरह से माता रोग या पॉक्स चेचक हम कहते हैं, ये उसी तरह का पॉक्स वेरिडी का एक वायरस है जिसको विषाणु है जो पॉक्स वेरिडी परिवार से आता है और उसके द्वारा ये लंपी स्किन डिसीज या गांठदार त्वचा रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। पशुओं में इसमें सामान्यतः क्या होता है कि शुरुआत में बुखार आना, आंखों में नाक से स्राव, मुंह से लार निकलना और पूरे शरीर में 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठें या गांठें बाद में फूटकर उसके छाले बन जाना पूरे शरीर में और लगभग 4 से 5 दिन तक उसमें तेज बुखार लगभग 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पशु में रहता है। दूध उत्पादन कम हो जाता है या बिल्कुल कई बार ना के बराबर हो जाता है। आहार लेने में बड़ी कठिनाई होती है और पशु बड़ा सुस्त और कई बार खड़ा भी नहीं हो पाता, पैर में लंगड़ाता है, पैर में दर्द भी बताता है और पूरे गर्दन में, सिर के आसपास और पूरी सतह पर लिम्फ के नोडुल और गांठें ज़्यादा दिखाई देती हैं। वह धीरे धीरे गांठें बड़ी होने लगती हैं, वह बाद में वो फूट जाती हैं कई बार और उसमें घाव बन जाता है, उससे ऊपर मक्खी बैठने लगती हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और ऐसा उन पशुओं में ज़्यादा होता है जिनकी अपनी प्रतिरक्षा कुछ कम होती है या जो पशु स्ट्रेस में आए होते हैं या जो छुट्टे छोड़ देते हैं पशुओं को, उससे, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है और पशु जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वायरस का प्रसार होता है। इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पशु को खुला ना छोड़ें और इसका प्रॉपर संपूर्ण रूप से इलाज कराएं और उसको अन्य जो स्वस्थ पशुओं से एकदम अलग रखें। डॉक्टर साहब, ये तो बीमारी के लक्षणों के बारे में आपने बताया और यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जो स्वस्थ पशु हैं तो हमारे जो पशुपालक है ऐसा क्या कुछ करें कि ये बीमारी उन तक ना पहुंचे, और जिन पशुओं को ये बीमारी हो गई है तो उन पशुओं को कैसे रखा जाए? देखिए, ये एक बहुत ही संक्रामक किस्म का रोग है LSD और संक्रमण से पशुओं को बचाने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक लंपी स्किन डिसीज को नियंत्रित करने के लिए संक्रमित क्षेत्र से पशुओं की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह पशुओं का आवागमन रोका जाए। दूसरी बात,
रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से एकदम अलग रखना चाहिए। अगर पशुशाला में या नज़दीक में किसी पशु में संक्रमण की जानकारी मिलती है तो स्वस्थ पशु को हमेशा उससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। प्रभावित पशु की देखभाल करने वाले पशु को जो संभालता है, संभालने वाले को भी स्वस्थ पशुओं से अलग रख के और नहाने के बाद पहले स्वस्थ पशुओं को सार संभाल करे, उसके बाद वो इन्फेक्टेड पशु में जाए और उसके बाद उसको अपना हाथों का भी निर्जलीकरण करे और पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखे, होश के 2 दस्ताने पहने। और अगर जो पशु में गांठ या एक तरह से घाव हो गए हैं उसके लिए जो एंटीसेप्टिक क्रीम और ऐसी क्रीमें आजकल उपलब्ध हैं जिससे मक्खी और मच्छर उसके पास वो फ्लाई रिपेलेंट जिसको हम कहते हैं वो ना आए। कई तरह की ऐसी हैं, उस एंटीसेप्टिक क्रीम का लेप लगाना चाहिए अगर घाव फूट गया है या उसमें छाला बन गया है तो। और फिटकरी के पानी से पशु को नहलाना चाहिए या लाल दवाई का पानी 1% जो पोटेशियम परमंगनेट के पानी से पशुओं को नहलाना चाहिए। और जिन पशुओं में रोग हो गया है उनको वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए और जो पशु स्वस्थ हैं उनमें वैक्सीनेशन हो सकता है। और आजकल एक रिंग वैक्सीनेशन का भी एक प्रचलन है कि जिस क्षेत्र में रोग फैला हुआ है उसके बाहर 3 या 4 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां वो बाहर ना फैल पाए वहां वैक्सीनेशन सभी पशुओं का किया जाए, जिससे कि एक वैक्सीनेशन रिंग बनाया जाए कि उससे बाहर ये रोग का प्रकोप ना जा सके। और नियमित अंतराल पर परिसर की कीटाणु शोधन द्वारा सफाई करनी चाहिए। और मैं सभी किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इसमें अपना मनोबल बनाए रखें और इस प्रकोप से भी हम जल्दी ही निजात पाएंगे। वैक्सीन इसकी उपलब्ध है, वैक्सीनेशन कराएं। आप पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सक के संपर्क में रहें और उनका लाभ लें। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं आपके द्वारा बताई गई सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आप स्टूडियो में आए और हमारे जो पशुपालक भाई हैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने उनको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सुन रहे थे नवजात पशुओं में अंतः परजीवी नियंत्रण पर एक बातचीत सुन रहे थे। डॉक्टर सुरेश डबास से बात कर रहे थे शशि कपूर। और जो डॉक्टर सुरेश डबास हैं वो पशु वैज्ञानिक है केंद्रीय गौ अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश से। और हमें उम्मीद है कि वाकई ये काफ़ी उपयोगी जानकारी थी और जो अगर आप इसका हम लोग मतलब इसको मानेंगे और वैसे ही अगर करेंगे तो हमारे जो नवजात पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे और भविष्य में हमें स्वस्थ पशु प्राप्त होंगे। देखिए हम सब जानते हैं कि सभी को तो नौकरियां नहीं मिल सकती, कुछ पढ़े लिखे भी हैं और हमें क्या करना होगा, हमें अपना रोजगार स्वरोजगार अपनाना होगा। इसी कृषि को, खेती बाड़ी को, पशुपालन को कैसे ज्ञान के साथ मिला के उद्यम की तरह करना होगा। नीलम, हम अपने कार्यक्रम किसान की बात में भी जो प्रगतिशील किसान होते हैं उनको लेकर के आते हैं, उनका इंटरव्यूज अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और उद्देश्य यही रहता है कि इनसे प्रेरणा लें, इनसे सीखें। चाहे भाई धन की कमी है या आपको किसी की आवश्यकता है तो सरकार बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का साथ दे रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र है, हर जिले में ऐसे ही पशु विभाग है। अगर आप पशुपालन आरंभ करना चाहते हो और आप सोचते हो कि मेरे पास पैसा कम है, जमीन कम है, तो जरूरी नहीं है कि बड़े पशुओं के साथ, आप 2 पशुओं के साथ भी शुरू कर सकते हो, 5 पशुओं के साथ भी शुरू कर सकते हो। सरकार आपको तकनीकी सहायता भी देगी, आर्थिक मदद भी देगी, मगर बढ़ना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा, जाना आपको पड़ेगा वो जानकारी एकत्र करने के लिए कि मैं कौन सा प्रशिक्षण लूं, कितने टाइम का लूं, कैसे मुझे करना चाहिए। ये सारी जानकारी कदम दर कदम सीखनी होगी, हर स्टेप वाइज सीखनी होगी, बिंदुवार सीखना होगा ताकि जो भी आप काम शुरू करें उसमें आपको सफलता मिले। बिल्कुल नीलम, देखो हमने समय समय पे बुलाया नहीं, देखो मुर्गी पालन की बात की, बकरी पालन की बात की, सुकर पालन की बात की, आज हम पशुपालन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे देश का युवा जागरूक है और चाहता है कि मैं अग्रसर हूं, और सबसे बड़ी बात कि आज के समय में ग्रामीण अंचल में जो हमारे और साथी हैं उनके लिए भी जो रोजगार है उसके साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। हम डेयरी से शुरू कर सकते हैं, हम 2 जैसे आपने कहा कि 2 पशुओं से शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आसपास ही स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध स्वयं के लिए भी करें और औरों के लिए भी करें तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप खुद के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, गांव के लिए कर रहे हैं और सबसे बढ़कर इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो साथियों यही बात आपके साथ हमारी चलती रहती है, मन करता है बात और भी करें लेकिन भाई सुइयां अनुमति नहीं देनी है घड़ी की। फिर आपसे मुलाकात होगी। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।